नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज अपने पहले सफ़र पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। इस जहाज़ की कमांड संभाले हैं एक 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज़ को लेकर। आखिर न सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी जहाज़ है, यह है 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है इसे बनाने में वो दिल दहला देने वाली है। उस ज़माने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जिसको आज की तुलना में देखा जाए तो $400 मिलियन के बराबर है। जहाज़ के अंदर की सुविधाएं और सजावट एक 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगे। 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था। यह एक ऐसी जहाज़ है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है ये। वाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने टाइटैनिक जहाज़ को बनाया है। इस कंपनी के प्रेसिडेंट इस जहाज़ को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक में कहा था कि यह जहाज़ अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती है। यानी कि जिस अटलांटिक ओशियन पर तैरकर यह जहाज़ अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहाँ पर बर्फ़ मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मौजूद है, आइसबर्ग्स जो खतरा है टाइटैनिक जहाज़ के लिए। यह वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ अक्सर अपने आसपास वाले जहाज़ों को रेडियो के द्वारा कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। यह जहाज़ लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। उसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और इनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था, बिना मून के कोई मूनलाइट नहीं थी और विजिबिलिटी भी बहुत कम थी इस रात। जहाज़ के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, छोटा सा प्लेटफॉर्म काफ़ी हाइट पर होता है, लुकआउट पॉइंट कह सकते हो। यहाँ पर किसी को बिठाकर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जहाज़ के क्या आ रहा है वो नज़र रखते रहे, ताकि कोई ट्रैफिक तो नहीं है और कोई कठिनाई तो नहीं आ रही। तो जो बंदा यहाँ पर बैठा था उसे बड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा था। बहुत तेज़ रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी, ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात को 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा इस क्रोज नेस्ट पर बैठा है। यह अचानक अपने सामने देखता है एक बर्फ़ का बहुत बड़ा पहाड़ है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फ़ोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को। फिर ब्रिज पर चिल्लाकर कहता है, सामने हमारे आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस मैसेज को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज़ को लेफ्ट साइड में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज़ बर्फ़ के पहाड़ से टकरा जाता है।
ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा नहीं था। लेंथ में ये 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा, और हाइट में यह क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग से टकराव इस टाइटैनिक का फ्रंट राइट साइड से हुआ। करीब 10 सेकंड तक यह जहाज बर्फ के पहाड़ के साथ घसीटता चला गया, जिसकी वजह से जहाज के अगले हिस्से में कुछ छोटे छोटे छेद हो गए। इस टक्कर के दौरान 2 आर्किटेक्ट जल्दी पहुंचे यह देखने के लिए कि जहाज को कितना नुकसान हुआ है, और उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए कि ये जहाज तो डूब जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था ये जहाज तो अनसिंकेबल है। टकराव के करीब 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ यह ऑर्डर करते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर, ताकि आसपास जो जहाज मौजूद हो वो हमारी मदद के लिए आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिक्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक सिग्नल्स भेजते रहते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, और भेजते हैं, कोई तो जहाज होगा जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद 12:20 पर RMS कारपेथिया, जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। परंतु यह जहाज भी उनसे 107 किलोमीटर की दूरी पर था, और यह अपनी अधिकतम स्पीड से भी जाएगा तो भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लग जाएंगे। पर क्या 3.5 घंटे में टाइटैनिक जहाज बचा रह पाएगा? बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट्स जलाते हैं हवा में, ताकि कोई आसपास जहाज होगी तो वह हमारे ऊपर ध्यान दे सकती है। लेकिन बदकिस्मती, आसपास किसी जहाज से कोई सिग्नल नहीं आया। इसके बाद कैप्टन स्मिथ ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को बाहर निकाला जाए लाइफ बोट द्वारा, और प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले बच्चे और महिलाओं को प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट के थ्रू बाहर जाने की। और जब धीरे धीरे पैसेंजर्स को लगने लगा कि यह जहाज सच में डूबने वाला है, तो जहाज में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे जहाज में इतना पानी भर गया कि इसका आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा था, और जिसकी वजह से पीछे का हिस्सा पानी से ऊपर उठ गया था, और लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। लाइफ बोट में बैठने के लिए समस्या यह थी कि जहाज में लाइफ बोट की संख्या कम थी। सिर्फ 20 ही लाइफ बोट जहाज पर थी, जिस पर लगभग 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के लगभग आदमी थे। रात के 2:05 पर आखिरी बोट जहाज से उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। लेकिन कुछ लोगों ने तय मान लिया था कि उनका भाग्य यही था, और वह जहाज पर ही रुके रहे। फिर उसके बाद करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया, और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस न डूबने वाले जहाज को पानी में डूबने में, और जो 1500 लोग जहाज में बचे थे वो जहाज के साथ पानी में डूब गए। या फिर जिनको तैरना आता था वह कम तापमान और ठंडे पानी की वजह से मर गए, क्योंकि इस पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। और जो जहाज पर इस टाइटैनिक को बचाने आ रहा था वह लोकेशन पर पहुंचता 3:30-4 बजे करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो लाइफ बोट्स पर मौजूद थे। और करीब जो लाइफ बोट्स में जो लोग निकले थे वो लगभग 705 लोगों को ये जहाज बचा लेता है। इस त्रासदी के बाद कई सवाल उठाए गए, कई इन्वेस्टिगेशन किए गए, जिसके बाद एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि उस रात एक और जहाज मौजूद था, टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के इस पहाड़ से टकराने से पहले आइसबर्ग की वार्निंग का आखिरी मैसेज इसी जहाज ने भेजा था। उन्होंने कहा था, सावधान रहना, इस समुद्र में कई सारे आइसबर्ग्स हैं। उसके बाद 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज के ऑपरेटर ने उसका रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रोका गया था।
वो समुद्र में आगे नहीं चलना चाह रहा था, खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए। और यही रीज़न था कि कोई सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज़ तक। और जब टाइटैनिक जहाज़ पर फ्लेयर्स और रॉकेट्स चलाए गए तो ये सब कैलिफोर्नियन जहाज़ के लोगों ने भी देखा और उन्होंने जहाज़ के कैप्टन को भी बताया। पर उन्होंने टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं और कोई पार्टी या जश्न मना रहेंगे, ये सब बताकर कहा कि यह कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है। यदि उस रात कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन ने इन सिग्नल्स को सीरियसली ले लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। जब अगले दिन ये रेडियो ऑन करते हैं तो इन्हें SOS कॉल मिलती है टाइटैनिक की तरफ से और फिर ये वहाँ पहुँचते हैं, परंतु जब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडी पानी में तैरती हुई दिखती है और इस जहाज़ को डूबने के बाद इसके मलबे को ढूंढने में 73 साल का समय लग गया। और 1 सितंबर 1985 में फ्रेंच ओशियनोग्राफर उन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा और समुद्र के 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक के 2 टुकड़े मिले जो कि 600 मीटर की दूरी पर पड़े हुए थे। और आज के दिन जो ये शिप पानी के अंदर पड़ी हुई है, ये पूरी तरह से जंग खा गई है और पानी के अंदर कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो इसकी पूरी बॉडी को खा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक यह पूरा जहाज़ का मलबा गायब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे।